बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने अपनी इंग्लिश की बुक की यूनिट 1 स्टार्ट कर रखी है, जो है विट्स और विजडम के बारे में, मतलब समझदारी और हम अपनी समझदारी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में। तो उसी यूनिट का आज हम अपना 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है विजडम पेव्स द वे। इससे पहले हम लोगों ने एक पोम पढ़ी थी इसी यूनिट की, जो थी अ कंक्रीट एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो हमारी मिसिस जोन्स थी वो नेचर में ब्यूटी ढूंढती थी, छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी और खुशी ढूंढती थी। तो उसी की श्रृंखला में, इसी विजडम से रिलेटेड, विट से रिलेटेड आज का हमारा अगला चैप्टर है, जो है विजडम पेव्स द वे। मतलब कैसे एक समझदारी के किस्से ने मतलब किसी की समझदारी ने, सूझबूझ ने उनको एक रास्ता दिखाया, उनको एक मुसीबत से निकलने में मदद करी, उन्हें गाइड किया, उन्हें एक रास्ता दिखाया। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी हम इसे जल्दी से करते हैं। हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें चैप्टर के बारे में और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैं आपको एक्टिविटीज वगैरह करवा रही हूँ चैप्टर से रिलेटेड ही है। तो आप इनको करोगे तो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे या एमसीक्यू वगैरह आते हैं या कभी कभार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको आंसर करने में भी बहुत मदद होगी। इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है रियाज ये जो हमारा मेन है, ये है कि हमें नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए उन्हें पढ़ना, उनको क्लासिफाई करना है कि नॉलेज कौन सी है और विजडम कौन सी है। तो नॉलेज क्या होता है? जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी है उसे हम नॉलेज बोलते हैं। कुछ हमें फैक्ट्स पता है, इन्फॉर्मेशन पता है, तो उसे हम नॉलेज बोलते हैं। और विजडम क्या होता है? जब उसे हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, उसकी फिलोसफी को हम यूज करते हैं, जिससे हमारी लाइफ इंप्रूव हो रही है, उसे हम विजडम बोलते हैं। जब आप इन एग्जाम्पल्स को देखोगे, इनको क्लासीफाई करोगे, तो आपको भी खुद समझ आएगा कि क्या नॉलेज है, क्या विजडम है। ठीक है, तो पहले हम आपको सारे सेंटेंसेस में बता देते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कौन सा नॉलेज का है, कौन सा विजडम का है। पहला है कि रिया को प्लांट केयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर, जिसकी वजह से उसने अपना हेल्दी गार्डन वेजिटेबल ग्रो किया अपने बैकयार्ड में, मतलब अपने घर के पीछे वाले हिस्से में। अगला है कि मिस्टर कुमार को टाइम की कदर है, जो अपनी मतलब मिस्टर जो कुमार है वो टाइम की कदर करते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि वो दौलत के पीछे, पैसों के पीछे भागते हैं। अगला है कि करुणा जो है उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो एक्सपर्टाइज है, मतलब उसे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, उससे उसने क्या करे, सक्सेसफुल, मतलब एक अच्छा सा उसने क्या बना लिया, ऐप बना लिया। अगला है कि रोहन को टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू पता है और उसने एक टाइम टेबल बनाया, जिससे उसने अपने असाइनमेंट टाइम से पूरे कर लिए। अगला है रमेश ने अपने दोस्त को माफ करने का सोचा, क्योंकि उनके बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आपको भी पता है मिसअंडरस्टैंडिंग से कितना कुछ हो जाता है, हमने अपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। अगला है जो मिस विजयंती है, उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर एक लेक्चर दिया, किसमें, कल्चरल फेस्टिवल में। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस नॉलेज का है और कौन सा विजडम का है। आपको क्या लगता है? आंसर कमेंट में लिखो, बाद में इससे आप चेक कर लेना। तो पहला जो सेंटेंस था, रियाज अंडरस्टैंडिंग, ये है नॉलेज का। क्यों? क्योंकि रिया को कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पता है जो उसने यूज करी है। ठीक है, अगला है कि मिस्टर कुमार को टाइम की वैल्यू, अब ये उनकी समझदारी है कि उन्हें टाइम की वैल्यू है और वो उस चीज को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे इम्प्लाई कर रहे हैं। देखो यही है ना विजडम, उस नॉलेज को इस्तेमाल करना है एक गुड जजमेंट के साथ, मतलब उस नॉलेज को ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो हमारी लाइफ में भी कुछ चेंज लाए, हमारी लाइफ को और अच्छी बनाए। अब हेल्दी वेजिटेबल ग्रो करने से तो अच्छा है, पर वो लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही, बल्कि जो हमारा सेकंड सेंटेंस है कि मिस्टर कुमार को टाइम की वैल्यू है, तो वो उनकी लाइफ में एक ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगला है कि करुणा की एक्सपर्टाइज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, फिर ये उनकी नॉलेज है। अगला है कि रोहन ने टाइम मैनेजमेंट को समझा, वो देखो उसने समझा, वो उसकी नॉलेज गेन है, बट उसके बाद वो समझने के बाद यूज भी कर रहा है, उसकी लाइफ में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टाइम काम पे कर रहा है, उसके असाइनमेंट सिस्टमेटिकली कंप्लीट हो रहे हैं और उसे आगे के काम करने के लिए टाइम भी मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक विजडम का पार्ट हुआ। अगला है कि रमेश ने अपने दोस्त को माफ करा एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये भी हमारी एक विजडम हुई कि कैसे उसने समझदारी से एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा ना बना के देकर उसने अपने दोस्त को माफ कर दिया। अगला लेक्चर दिया है मिस विजयंती ने, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, नॉलेज ही, उनको उसके बारे में नॉलेज थी तो उन्होंने उसके बारे में लेक्चर दे दिया। ठीक है, अब
अगला एक क्वेश्चन आता है कि हम अपने बड़ों से, जो हमारे बड़ों घर में बड़े होते हैं, उनसे हम एडवाइस क्यों लेते हैं। कभी कभार हमें कुछ चीजों में दिक्कत आ रही होती है तो हम मम्मी पापा से पूछ लेते हैं, या मम्मी पापा को कुछ चीजों में दिक्कत आ रही है, वो दादा दादी नाना नानी या घर में जो भी बड़े होते हैं उनसे पूछते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि उनके पास, हमें लगता है उनको उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा है, उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमसे ज्यादा समझदार है, तो हमारी मदद कर सकते हैं। वो हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में गाइड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीजें फेस करी होती है, तो वो हमें बता सकते हैं कि हम उसको कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। वो हमें एक अच्छे डिसीजंस लेने में भी मदद करते हैं। वो हमें वैल्यूज, मतलब मोरल वैल्यूज जो होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज जो हमारे चलते आ रहे हैं वो भी सिखाते हैं। और वो हमें हमारी मिस्टेक्स अवॉइड करना भी सिखाते हैं कि हम अपनी मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमने अभी 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर किस बारे में, कि कैसे किसी की एडवाइस ने या कैसे किसी की चालाकी ने कि कैसे किसी की विजडम ने, आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे किसी की विजडम ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की। जैसे तेनालीरामन ने राजा कृष्ण देव राय की मदद करी थी, ऐसे ही यहाँ पे कैसे किसी की चालाकी ने उसकी खुद की मदद करी उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। ठीक है, तो अब हमारी स्टोरी किस बारे में है वो देखते हैं। स्टोरी है हमारी ये 4 इंटेलिजेंट यंग मैन, मतलब 4 आदमियों या 4 लड़कों के बारे में है, जिन्होंने अपनी कीन ऑब्जर्वेशन, कीन मतलब एकदम ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना, ध्यान से चीजों को देखना, तो उन्होंने चीजों को ध्यान से देखकर और लॉजिकल रीजनिंग मतलब हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढना कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। तो अपनी लॉजिकल रीजनिंग से उन्होंने एक मिस्ट्री मतलब एक ऐसी चीज जिसका कुछ पता ही नहीं था, ये क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही, उस एक मिस्ट्री को सॉल्व किया। और उन्होंने जो किंग ऑफ उज्जैन थे उन्हें इम्प्रेस किया, और उन्होंने उनका जो दरबार था, उनके कोर्ट में थे, उनके सलाहकारों के रूप में एक जगह अपनी प्रिजर्व कर ली, मतलब वो राजा के सलाहकार बन गए। तो ये है हमारी कहानी, कि इस कहानी में क्या है कि कैसे 4 लोगों ने अपनी समझदारी से, अपनी ऑब्जर्वेशन से राजा का दिल जीत लिया, और राजा के जो दरबार था, राजा का जो कोर्ट था, उसमें अपनी जगह बना ली। ठीक है, तो इसमें करेक्टर्स कौन कौन है? एक तो उज्जैन के महाराज, जो यंग किंग मतलब अभी अभी, या फिर एक तो होता है ना बूढ़े किंग है बहुत जमाने से, और एक होता है यंग किंग के, हाँ मतलब अभी बाप से बेटे पर राज, तो मतलब वैसे ही मान लो। तो उज्जैन के महाराज 4 यंग मैन जिन्होंने अपनी समझदारी दिखाई, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त। ठीक है, मर्चेंट, मर्चेंट मतलब जो भी व्यापार वगैरह करते तुम ये समझ लो। और 2 सेंट्रीज, सेंट्रीज मतलब पहरेदार या सिपाही, महाराज के जो सिपाही थे, महाराज के जो पहरेदार थे वो। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनना, एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक रोड लीडिंग टू उज्जैन, पहले सेटिंग बता रहे हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है ये मतलब कैसे, जो भी हम सीन सोचे अपने दिमाग में कैसे इमेजिन करें। तो एक लंबा रास्ता है जो उज्जैन की तरफ जा रहा है, और थोड़े ही दूर पे महाराज का कोर्ट दिख रहा है, मतलब महाराज का राजमहल दिख रहा है, बहुत धूमधाम से सजा हुआ है, लंबे लंबे पिलर्स है, बहुत सुंदर डेकोर है। ठीक है, और दोपहर का समय है, द टाइम इज मिड डे मतलब दोपहर का समय है। सीन 1 क्या है? जो उज्जैन का रास्ता उसका सीन 1 है। 4 लोग, कौन कौन? रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, ये लोग चल रहे हैं एक लंबी सी सड़क पे, और मतलब बहुत डस्टी, मतलब सड़क पे बहुत मिट्टी वगैरह थी। पुराने टाइम में तो सड़कें ऐसी होती थी, जो उज्जैन लेकर जाएगी उन्हें, वो ट्रेवल से थके, वो ऐसे लग रहा है वो बहुत ट्रेवल कर करके थक गए हैं, बट उनकी जो आंखें थी वो उज्जैन पे ही गड़ी हुई थी, जो आगे उज्जैन आने वाला था वो उसी की तरफ थे। धूप बहुत तेज थी, और आसपास जो भी थोड़ी बहुत चटर पटर थी वो उनके कान तक थोड़ी थोड़ी आ रही, क्योंकि राज्य था वो थोड़ा दूर था, वो से थोड़ा दूर था, पर वहां से थोड़ा बहुत शोर उन तक पहुंच रहा था। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि जब वो लोग चल रहे थे तो क्या हुआ। तो रामदत्त ने बोला कि हम घर से इतना दूर तो आ गए हैं, पर जिसके लिए हम निकले थे वो मुझे लग रहा है वो नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये जो 4 लोग थे वो अपने घरों से काम ढूंढने के लिए निकले थे। तो रामदत्त ने बोला हम इतनी दूर तो आ गए, पर मुझे लग नहीं रहा हमें काम मिल पाएगा। इल्यूड्स मतलब डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मतलब मुझे मुश्किल सा ही लग रहा है हमें काम मिल पाएगा। तो हरदत्त ने बोला कि हमें गांव से निकले कितना टाइम हो गया भाई। शिवदत्त ने बोला भाई 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, क्या पता उससे भी ज्यादा हो गया हो। तो रामदत्त ने बोला मैं अगर ठीक ठीक बात करूं तो 10 दिन हो गए।
हर दिन पिछले दिन से बहुत ही लंबा लगता है। जैसे मान लो आज का दिन की वो बात कहते हैं, आज का दिन उन्हें कल के दिन से भी ज्यादा लंबा लग रहा था कि कल तो हमने इतना नहीं करा, आज हमने इतना करा। फिर देवदत्त बोलता है 10 days बट अ शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम्स ऑफ थिंग्स। तो उसने कहा अभी तो बस 10 दिन हुए, क्या पता अभी जो हम जिस काम के लिए निकले, हम काम ढूंढने निकले हैं, पता नहीं इसमें और कितने दिन जाएंगे, क्या पता हमें कितने और शहर जाना पड़े, हमें कितनी सड़कें नापनी पड़े। सड़कें नापने का मतलब है डिस्टेंस कवर करना, हमें कितनी सड़कें नापनी पड़े ताकि हमें कोई काम मिल सके। क्या मिल सके? काम मिल सके। फिर उन्होंने रामदत्त ने कहा ये हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है, अगर जो उज्जैन के महाराज है, क्या पता उन्हें हमारे अंदर हमारा टैलेंट नजर आ जाए, क्या पता वो हमारे टैलेंट को पहचान लो, उन्हें हमारी कदर हो और वो हमें अपने राजमहल में ही रख ले, अपने लिए काम करने के लिए रख ले। तो शिवदत्त ने कहा कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, मैं तुम्हारे बिलीफ में एग्री करता हूँ, ठीक है। तो देवदत्त ने कहा कि हम लोग उज्जैन बड़ी ही होप से जाएंगे और बड़ी होप से आए हैं, इसलिए इतनी होप से हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं, क्या पता यहीं हमें काम मिल जाए। हरदत्त ने कहा कि अगर राजा जी हमारा साथ दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम प्रजा का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ ले सकते हैं, पर इसके लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो देवदत्त ने कहा अरे छोड़ो बातें, पहले हम सिटी चलते हैं और जब हम राज्य मतलब जब हम उज्जैन के और करीब आ जाएंगे तब हम थोड़ा और ध्यान से सोचेंगे। अब जैसे जैसे वो चल रहे थे तो रामदत्त ने नीचे ग्राउंड पे कुछ नोटिस करा, जैसे आप ये देख पा रही हो इमेज में, तो रामदत्त ने यहाँ ग्राउंड पे कुछ नोटिस करा कि ग्राउंड पे कुछ तो है। तो शिवदत्त ने देखा, दोस्तों देखो देखो यहाँ से अब ये भी एक ऊँट गया है। कैसे उन्हें पता चला? क्योंकि वहां पे देखो ये जो हमने पीछे देखा, यहाँ पे ऊँट के कदमों के निशान थे। तो उन्होंने कहा देखो देखो दोस्तों, यहाँ से अभी ऊँट गया है। और फिर रामदत्त ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम भी इसी रास्ते जा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा ये जो ऊँट के कदमों के निशान है इन्हें देखते चलते हैं, क्या पता हमें बहुत कुछ बातें पता चल जाए। अब चारों लोग चलने लगे और वो धीरे धीरे रुक के ना जो ऊँट ने कदम छोड़े थे या आसपास की चीजों को देखने लगे, हर एक चीज को देखकर एक दूसरे की तरफ देखते, पर बहुत कम बातचीत करे। वो बस एक दूसरे, जैसे होता है ना कि आप और आपके दोस्त को कुछ समझ आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख के और फिर वापस अपने काम पे लग जाते हो, तो वो ये लोग कर रहे थे। रामदत्त ने बोला भाई मुझे तो ऊँट के बारे में कुछ पता चल गया। शिवदत्त ने बोला मुझे भी पता चला है। हरदत्त ने बोला अरे मैंने भी कुछ नोटिस करा। और देवदत्त ने बोला मैंने भी, क्या मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ यूनिक जाना है। पर कहता है मेरे को लगता है मेरी डिस्कवरी तुम सबसे अलग है। तो हरदत्त बोलता है चलो एक काम करते हैं, हम एक पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं और जो भी हम लोगों ने ढूंढा है हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। पर उन्होंने देखा कोई मतलब बहुत जल्दीबाजी में उनके पास आ रहा था। तो शिवदत्त ने बोला मुझे लगता है वो मर्चेंट है, मतलब जो व्यापारी होता है, सौदागर होता है, वो है। पर ऐसा लग रहा है वो बहुत परेशान है, उसे कोई दिक्कत परेशानी, वो बहुत परेशान है। तो रामदत्त ने बोला अच्छा एक मर्चेंट, और उसकी शक्ल को देखकर कॉन्टिनेंस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, जो उसकी शक्ल पे मतलब वो हैरान है, परेशान है, घबराया हुआ है वो। तो हमने लिखा अच्छा, कहता है उसकी शक्ल को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है इसने ना कुछ जरूर, इसकी कोई वैल्यूएबल, इसकी कोई कीमती सामान खोया, कहीं वो ऊँट तो नहीं। अब मर्चेंट भाई भागता हुआ आ रहा था, वो हाफ रहा है, वो परेशान है, वो उसके पास जाता है और वो उनके पास रुकता है ताकि वो थोड़ी सांस भी ले सके और उससे लगा कि उनको क्या पता उनसे उसकी कोई मदद हो जाए। तो वो उनके पास गया और उसने उसको ऐसे बोला गुड डे काइंड सर। वो हाफ रहा था क्योंकि बहुत, तो मतलब उसने बोला नमस्ते, तो बाकी चारों ने भी बोला नमस्ते भाई साहब। तो मर्चेंट ने बोला मुझे आपकी एक मदद चाहिए। अ कैमल हैज गॉन एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब वो अपना रास्ता भटक गया, मैं उसे सही रास्ते पे लेकर जा रहा था पर वो भटक के कहीं और चला गया, क्या आपने देखा है? तो रामदत्त, अब इन लोगों ने जो जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की थी इन्होंने बतानी शुरू करी। रामदत्त ने बोला क्या आपके जो ऊँट था उसकी वो लंगड़ा है एक टांग से? तो मर्चेंट ने कहा हाँ 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 मेरा ऊँट तो लंगड़ा है। शिवदत्त ने बोला उसकी सीधी आंख नहीं थी ना, वो सीधी आंख से अंधा था ना? तो मर्चेंट ने बोला हाँ 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 वो सीधी आंख से अंधा था, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हरदत्त ने बोला उसकी पूंछ बहुत छोटी थी ना? तो मर्चेंट ने बोला हाँ 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 आपको कैसे पता उसकी छोटी पूंछ थी?
फिर देवदत्त ने कहा मैं भी क्यों पीछे। उसने बोला आपके ऊँट के पेट में दर्द हो रहा था ना। अब मर्चेंट ने कहा भाई आपको कैसे पता। पता है वो बेचारा पिछले 2 हफ्तों से बीमार है। जरूर आप कोई वैद्य होंगे, आप अगर मेरे ऊँट को ठीक कर दोगे ना तो मैं आपको पैसे दूंगा, पर आप मेरा ऊँट बताओ कि मेरा ऊँट कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि हमें तो पता ही नहीं आपका ऊँट कहाँ है। तो उससे कहा ऐसे कैसे आप लोगों को नहीं पता। शिवदत्त ने भी बोला भाई हमने तो तुम्हारा कैमल एक बार भी नहीं देखा। तो मर्चेंट कहता है ऐसे कैसे आप लोगों को नहीं पता, अभी तो आपने मेरे कैमल के बारे में इतनी बातें बता दी और अब आप कह रहे हो आपको नहीं पता। आप जरूर धोखा दे रहे हो मुझे, डिसीवर्स मतलब धोखेबाज। आपने जरूर उसे चुरा के बेच दिया होगा, मैं आपको राजा के पास लेकर चलता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसे करना चाहे आप करो, अगर राजा जी चाहते हैं हम उनसे आके मिले तो हम उनसे आके मिलेंगे। इतने हम उस पीपल के पेड़ के नीचे, उस बेनियन ट्री के नीचे आराम कर रहे हैं। मर्चेंट ने बोला मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा, कहीं तुम भाग गए तो तुम मेरे साथ चलो राजा के पास। तो चारों ने बोला चलो चलते। वैसे भी उन्हें राजा के पास तो जाना ही था। फिर क्या, वो लोग मर्चेंट के साथ गए और राजा के पास पहुंच गए। क्या लगता है राजा के पास जाके क्या हुआ होगा, देखते हैं आगे। तब यहाँ से हमारा शुरू होता है सीन 2। ठीक है, अब सीन 1 में हमने देखा कि कैसे उन चारों ने ऊँट के बारे में बताया, पर उन्होंने कहा हमने तो ऊँट को देखा ही नहीं। पर मर्चेंट को लग रहा था इन्होंने ऊँट चुरा लिया। अब वो राजा जी के पास गए। तो अब यहाँ पे है राज दरबार का सीन, जहाँ पे किंग ऑफ उज्जैन अपने सिंहासन पे बैठे हैं और जैसे पूरा राज दरबार सजा हुआ होता है वैसे सजा हुआ है। ठीक है, और अब वो राजा जी देखते हैं कैसे वो मर्चेंट अंदर आता है और सिपाही भी अंदर आते हैं, क्योंकि सिपाही तो साथ लेकर आते, तो कैसे सिपाही और सब उसको राजा जी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब किंग तो भाई किंग देख रहा है। अब किंग ने पूछा भाई क्या बात हुई, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ। तो जो पहरेदार थे, जो वहां पे भी उनके पहरेदार थे, उन्होंने बोला कि महाराज महाराज ये जो मर्चेंट है ना, ये जो वो है ना सौदागर, ये आया है, इसकी एक शिकायत है। इसने कहा इन चारों ने उसको ऊँट चुरा लिया है। तो राजा ने बोला एक काम करो, उन चारों को मेरे पास लाओ, जिस पे ये सौदागर इंजाम लगा रहे उन्हें मेरे पास लाओ। तो जो सेंट्री था वो चला गया और फिर वो चारों लोगों को वापस लेकर आया। अब वो चारों लोग तो एकदम शांति से महाराजा के आगे आए, उन्हें प्रणाम करा और किसी को देखकर लग ही नहीं रहा इन पे इल्जाम लगा, क्योंकि भाई जिस पे इल्जाम लगा होता है वो तो थोड़ा हैरान परेशान घबराया हुआ होता है, पर ये चारों तो एकदम रिलैक्स थे। ठीक है, अब महाराज ने मर्चेंट से बोला अब अपने तुम जो जो इन पे इल्जाम लगा रहे हो ध्यान से बताना, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने कोर्ट में, कहीं तुम कुछ गलत बता दो। तो मर्चेंट ने बोला महाराज इन्हें मेरे ऊँट के बारे में सब कुछ पता है, पर ये बोलते इन्होंने मेरा ऊँट देखा ही नहीं, मुझे लगता है ये चोर है, वरना इन्हें इतना कैसे पता होगा। तो राजा ने कहा अच्छा तुम लोग बताओ तुम्हें। राजा ने सबसे पहले रामदत्त की तरफ देखा, कहा अच्छा तुम बताओ तुम्हें ऊँट के बारे में क्या पता है। तो रामदत्त ने बोला मुझे पता है ऊँट ना एक टांग से लंगड़ा है। राजा ने कहा तुम्हें कैसे पता। उसने कहा कि मैंने ना रास्ते में देखा था कि जो ऊँट के कदमों के निशान थे, तो तीन उसके पैरों के निशान थे वो एकदम क्लियर थे, पर चौथा इतना अच्छा निशान नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ 3 निशान सबसे अच्छे दिखे। तो ये सब देखते देखते मेरे को पता चला कि ऊँट एक टांग से लंगड़ा है। तो राजा ने कहा हाँ तुमने तो अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है। उसने शिवदत्त से बोला तुमने क्या पता लगा बताया। तो शिवदत्त ने कहा मैंने बताया कि वो अपनी राइट आंख से देख नहीं सकता। तो राजा ने कहा तुम इस पे कैसे है। तो उसने कहा मैंने देखा था कि ऊँट ने ना सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पेड़ पौधे खा रखे थे, जब मैं आ रहा था उसी रास्ते से मैंने देखा ऊँट ने सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पेड़ पौधे खा रखे थे, राइट वाले तो खा ही नहीं रखे थे। फॉलिएज मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, तो राइट साइड वाले तो ऐसे ही थे, तो इससे मुझे पता चला कि वो सीधी आंख से देख ही नहीं सकता। तो उसने कहा हाँ तुमने भी अच्छा कारण बताया। अब वो हरदत्त की तरफ जाते हैं, उन्होंने कहा अब तुम बताओ तुमने क्या देखा। तो हरदत्त कहते हैं मुझे पता था उसकी पूंछ छोटी है। तो राजा कहते हैं अभी से ये कैसे पता चला। तो उसने कहा अब तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा मैंने रास्ते में आते आते छोटे छोटे खून की बूंदें देखी थी, वो शायद इसलिए हुई क्योंकि मच्छरों ने काटा है। और उसने कहा अगर ऊँट की पूंछ लंबी होती तो वो मच्छरों को भगा देता, और अगर ऊँट की पूंछ छोटी है तो वो मच्छरों को भगा ही नहीं पाएगा, इसलिए मुझे पता चला ऊँट की पूंछ छोटी है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा ऊँट घोड़े वगैरह वो अपनी पूंछ को हिलाते रहते गाय वगैरह, ताकि वो मक्खी मच्छर उनके आसपास भी ना आए। ठीक है, किंग ने कहा हाँ तुमने भी अच्छी बात बताई है, तुमने भी अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है। वो देवदत्त की तरफ मुड़े, उन्होंने कहा अब तुम बताओ क्या तुमने अपने कंपेनियन से अपने दोस्तों से कुछ अलग चीजें देखी है। तो देवदत्त ने कहा हाँ
मैंने ये देखा जो कैमल के 4 फीट मतलब आगे वाले पैर के जो थे पंजों के निशान वो बहुत ज्यादा डीप थे और क्लियर थे, मतलब वो ज्यादा अच्छे से थे। और जो पीछे वाले पंजों के निशान थे वो इतने अच्छे से नहीं थे, मतलब हिंड लेंथ जो थी, जो उसके पीछे वाले पैरों के निशान थे वो इतने अच्छे से नहीं आ रहे थे, मतलब कहीं थे कहीं नहीं थे और बहुत हल्के हल्के से थे, जिससे बताता उसे कुछ दिक्कत परेशानी होगी, जो जिससे मुझे ये पता चला उसके पेट में कुछ गड़बड़ है, तभी वो पीछे के अपने पैर बार बार उठा रहा था उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए। तो महाराज ने कहा शाबाश, तुमने सिर्फ कैमल को बिना देखे ही उसके बारे में इतनी डिटेल्स इंटीमेटली मतलब इतनी डिटेल्ड वे में तुमने उसके बारे में बता दिया। तुम लोगों ने जो जो तर्क दिए हैं वो सब इतने कमाल के थे, फ्लॉलेस मतलब कमाल के लाजवाब थे। और तुम्हारी जो बुद्धिमान है, तुम्हारी जो बुद्धि है, जो तुम्हारी ब्रेन में जो भी तुम्हारी स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, जितना मैं देख सकता हूँ उससे भी कहीं अच्छी है। उसने फिर मर्चेंट को बोला तुमने जो भी इन पे इल्जाम लगाए हैं अब उनका कोई वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये लोग चोर नहीं है, ये समझदार व्यक्ति है। अब तुम जाओ और अपने ऊँट को ढूंढो और इस बात का ध्यान रखो कि तुम फ्यूचर में किस पे इल्जाम लगा रहे हो, ऐसे किसी पे भी मत इल्जाम लगा दिया करो। अब मर्चेंट को बुरा लगा और एम्बेरेस्ड हो गया कि यार मैंने ऐसे किस पे इल्जाम लगा दिया। वो जाके और वो चला गया। ठीक है, अब राजा ने उन चारों से बोला कि तुमने आज एक अच्छी इंटेलिजेंस का, तुमने अपनी जो तुम्हारी बुद्धि है, तुमने उसका एक अच्छा मेरे आगे नमूना पेश करा है। तो और तुम्हारी जो एबिलिटी है वो तो काबिलियत तारीफ है। ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं ऐसे लोग, और उनकी मेरी कोर्ट में एक इज्जत है। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे सलाहकार बनो, यू बिकमिंग माई एडवाइजर्स, मतलब तुम मेरे सलाहकार बनो और जो तुम्हारी सलाह होगी, तुम्हारी जो एडवाइस होगी वो मेरे डिसीजंस लेने में मदद करे। और जो तुम्हारी समझदारी है, जो तुम्हारी बुद्धि है वो मेरे राज्य के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम करे। बेकन मतलब गाइडिंग लाइट, मतलब जो उन्हें समझाए या उनको एक सही रास्ते दिखाए इसका काम करे। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। अब भाई वो चारों तो यही सोच के आए थे हमें राजा के दरबार में काम मिल जाए, हमें राजा के दरबार में जगह मिल जाए, तो वो चारों तो खुश हुए। तो रामदत्त उनमें से आगे आया, अरे महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें ये ऑफर मिल रहा है, हमने तो वरना ऐसे कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने कहा था बस हमें थोड़ा नाम मिल जाए और कोई भी काम मिल जाए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा तो उन्हें डायरेक्ट राजा के दरबार में उनके सलाहकारों की तरह नौकरी मिल जाएगी। शिवदत्त ने बोला हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हम पे इतना ट्रस्ट दिखाया, हमारी जो क्षमता है उस पर आपने इतना ट्रस्ट दिखाया। और आप जैसे फिर हरदत्त भी आया, उसने कहा कि आप जैसे महान राजा के लिए, आप जैसे महान राजा के लिए हम काम करें तो ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और हम इसे अपने पूरे दिल से अपनाते हैं। तो देवदत्त ने कहा कि महाराजा अब से तो हम आपकी सर्विस में हम अपने आप को डेडिकेट कर देंगे, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे और हम अपनी बुद्धि से आपके जो भी काउंसिल में आपके जो भी राज दरबार में जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो राजा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बात फैला दो कि अब से राजा के पास 4 नए सलाहकार हैं जो राजा के साथ होंगे। और फिर उन्होंने उन चारों को कहा काश तुम्हारी समझदारी उज्जैन को एक अच्छा रास्ता दिखाए। ठीक है, और सब लोग खुश हो गए और जो चारों लोग थे वो वहां पे खड़े वो बहुत खुश होके वो प्राउड से गर्व से खड़े रहे कि उनका जो जर्नी जो उन्होंने 10 दिनों से स्टार्ट की थी वो आज जाके पूरी हुई और उस तरीके से पूरी जिसकी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें डायरेक्ट राजा के दरबार में उनके सलाहकारों के रूप में काम मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ भी डाउट आता है इस चैप्टर में, कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा या कोई ऐसी सीन है इस चैप्टर से जो आपको समझ नहीं आया हो कि उस सीन में क्या हुआ, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। ये एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिससे मेरे को ये पता चलेगा आपको चैप्टर की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इस क्वेश्चन में क्या है कि चैप्टर के ना कुछ कुछ सीन्स मैंने लिखे हैं, मतलब एक सिंगल लाइन में, तो आपको ना अरेंज करने की पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। जैसे कि किंग ने अपने जो चारों लोग थे उन्हें अपना एडवाइजर सलाहकार बना लिया। रामदत्त ने समझाया कि उसने कैसे ये पता करा कि कैमल लेम है। तो ये सारे अलग अलग वो दे रखे चैप्टर से सीन्स और आपको इनको ऑर्डर करके कमेंट में लिखना है कि पहले 8 नंबर का है, 7 का है, 6 का है। तो जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना और करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ साथ कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ और डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको पता चले। बाकी अगर कोई और भी ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश का, या किसी और क्लास का कुछ और जो आप चाहते हो मैं इस चैनल पे आपको समझाऊं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।